अमिताभ जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। इस तरह से डीएम के स्तर पर अधिकारी जो हैं वो इतना इन्फ्लुएंस में पार्टियों के लिए उनके एजेंट की तरह काम करेंगे, तो फिर तो चुनाव कभी भी पारदर्शिता से होगा ही नहीं। आप अधिकारी भी रहे हैं, अभी आप पार्टी भी है आपके पास, लेकिन आप कैसे सस्टेन करेंगे इस तरह के लोगों के बीच में, क्योंकि आप तो इन चीजों को बढ़ावा देंगे भी नहीं कभी। ये मैं आपसे भी और मृगांक जी से भी, दोनों से इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, जो बात मैंने शुरू में कहने का प्रयास भी किया था कि चुनावी प्रक्रिया में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और इन दोनों के जो अमले हैं, इनकी विशिष्ट भूमिका होती है। इस उम्मीद के साथ रखी गई है कि ये न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और कोई तो कोई चाहिए ही चौकीदार। अब जैसे हिंदुस्तान में चल गया है चौकीदार चोर है वाली बात, तो चौकीदार तो किसी को बनाना ही पड़ेगा। समस्या ये फंस जा रही है कि चौकीदार खुद ही चोर हो जाता है, वहां समस्या फंस जा रही है। आपने जिला मजिस्ट्रेट को दुनिया भर के ताकत दिए, पावर दिए, यह बनाया वह बनाया, जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया आपने, उसे हर तरह की ताकत दिए, एसपी को ताकत दिए। वह उसका उपयोग अगर वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी इन पावर को जिताने के लिए, उनकी हुक्म मानने के लिए, और ये मैं इस बात में मृगांक जी से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे याद है, और एक ऐसा ही वाकया मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सत्ता पार्टी का हर व्यक्ति लाभ पाता है। मुझे याद है एक समय कल्याण सिंह थे, उनके मुख्यमंत्री काल में उन्हीं के एक एसपी सिंह शायद क्या नाम था, मैं नाम सत्यदेव सिंह एक सांसद थे पहले, उनको कल्याण सिंह पसंद नहीं करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो यह आम चर्चा है कि कल्याण सिंह के कहने पे वहां के डीएम कोई मिस्टर श्रीवास्तव थे, उन्होंने जानबूझ के उन्हीं की पार्टी के सत्यदेव सिंह का पर्चा खारिज करा दिया। तो पर्चा भरने से लेके जो अंतिम प्रमाण पत्र देने तक, जैसे जन्म से मृत्यु तक जैसे बोलते हैं, तो जन्म से मृत्यु तक इनके लालन पालन का पूरा अधिकार और दायित्व चूंकि इन अधिकारियों के हाथ में आ जाता है, अतः उनके द्वारा बेजा काम करने का, गैर कानूनी काम करने का पूरा अधिकार मिल जाता है। और एक भारी दुरुपयोग इसका दुर्भाग्य से इन अफसरों द्वारा किया भी जा रहा है, और यह बढ़ते ही जा रहा है, घटने की जगह इसकी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। मृगांक जी शायद कुछ कह रहे थे। विनीता, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए ये जो इलेक्शन की काउंटिंग होती है ना, मैं बहुत काउंटिंग में गया हूं, और मेरी बहन भी कई बार चुनाव लड़ चुकी है, मैं कई बार उनकी काउंटिंग में बैठा भी हूं। ये मतलब नहीं है कि काउंटिंग में आप कितने आगे चल रहे हैं, ये ज्यादा मतलब है कि डीएम आपसे जानकार है, आपका पुलिस आपसे जानकार है, तो निश्चित रूप से अंत तक का इंतजार करिए, अंत तक का इंतजार करिए। अगर उन्होंने तय कर रखा है और प्रदेश सरकार ने अगर तय कर रखा है कि आपको जीतना है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, सुबह काउंटिंग में जाना है, और शाम को सबसे पहले कैसे भी एन प्रकरण करके आपको वो सर्टिफिकेट हाथ में लेना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है, तो आप मान लीजिए कि आप जो है विजयी घोषित हो गए हैं। आप फिर हिंदुस्तान की किसी भी कोर्ट में, मैं आपको न्यूमरस एग्जांपल नाम के साथ दे सकता हूं, मैं सत्यप्रकाश विकल बनाम जो है वो आगरे में वो हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े लीडर, उनके प्राप्त 4 साल तक उन्होंने इसी बात को कहा कि सर्टिफिकेट मेरे नाम पे था, उनको दे दिया गया। 4.5 साल तक वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइट करते रहे, लेकिन जब 6 महीने रह गए तब उनके फैसला उनके संदर्भ में घोषित हुआ, और तब जाके वो 6 महीने के लिए बने, क्योंकि कार्यकाल 6 महीने। तो कोर्ट में प्रक्रिया इतनी लंबी है, तो आपको अगर आप ये इतनी बड़ी पार्टीज हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, बरसों से चुनाव लड़ती है, मेरे और आपके कहने से उन्हें चुनाव नहीं सिखाया जा सकता, वो सब जानते हैं चुनाव कैसे लड़ा जाता है। लेकिन क्या है कि मुस्तैदी बहुत जरूरी है। जैसे कल मैंने देखा पंचकुला के अंदर चंद्र प्रकाश अपनी सीट छीन के लिए आए, क्योंकि वो 1300 से ज्यादा अगर वो 1300 अगर वो नहीं डटे रहते वहां, तो सर्टिफिकेट दूसरे को अवॉर्ड कर दिया जाता, लेकिन वो कल लेकर आए हैं। 10:30 बजे मैं बता रहा हूं, मैं उन्हीं की सीट का आकलन देर रात तक करता रहा। 10:30 बजे उनके परिणाम उनका घोषित हुआ, और सबसे लास्ट में शायद 2 सीट, एक राय की और एक पंचकुला की 2 सीट थी जो सबसे लास्ट में घोषित हुई है। तो मेरा कहना यह है कि काउंटिंग में आप कहीं भी जाए, कहीं भी बाथरूम जाए, खाना खाने जाए, कुछ भी करने जाए, लेकिन आपका अल्टीमेट उद्देश्य यही रहना चाहिए कि आप सर्टिफिकेट लेके वहां से निकलें। तो यही चीज जो है कल देखने को मिली है
कई सीटें ऐसी है, मेरा आकलन अपना यह है कि 15 सीटें मैंने आइडेंटिफाई की हैं, 9 सीटें बीजेपी की तरफ से है, 5 से 6 सीटें जो है कांग्रेस की तरफ से है, जो लगभग 5000 से वोटों से कम के नीचे हार गई हैं, और कम से कम 4 सीटें बीजेपी की तरफ से ऐसी हैं जो 1000 वोटों के नीचे से हार गई हैं, कांग्रेस जिसको चुनाव हार गई है। तो मेरा अपना मानना है कांग्रेस फॉट वेरी वेल, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, 11.5% उनको चुनाव लड़ा है। अगर ये मोमेंटम जो हरियाणा में दिखाई देता है, अगर ऐसा ही मोमेंटम वो रखते हैं, निश्चित रूप से जो है बढ़िया तैयारी के साथ वो अगर उतरे और सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके उतरे, तो मेरे ख्याल से जो है महाराष्ट्र लेकिन के लिए आसान होगा। जीतने वाले को ही सब याद रखते हैं, हारने वाला कितनी कोशिश करता है उसे याद नहीं रखा जाता। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आज देखें वो मैजिकल नंबर में पहले ही शुरुआत में कह दिया, वो अप्रत्याशित है कि कांग्रेस मैजिकल नंबर नहीं छू पाई वाकई में, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 सीटें इधर होती तो उनकी सरकार बन जाती, और 5 सीटें इधर होती तो उनकी सरकार गिर जाती निश्चित रूप से। ये बात बिल्कुल सही है कि जीतने वाला ही सबसे बड़ा है, और आज की तारीख में सत्ता भी बीजेपी के पास है। लेकिन इस जीत से निश्चित रूप से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि भरी हुई थाली थी, और उस थाली को कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का कुछ घालमेल हुआ उसके अंदर, वो थाली जो है मुंह के आते आते निवाला जो है जमीन पे गिर पड़ा, अब ये समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए। विनीता, मैं माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा निकलना है, प्लीज मुझे एक्सक्यूज करें थोड़ा सा। जी 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 जी, थैंक यू सो मच। मुझे एक लाइव देना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अमिता सर, सवाल ये है कि अगर यहाँ पर ये हो रहा है हरियाणा में, तो महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा फिर? महाराष्ट्र में भी कोई नई कहानी अलग से हो जाएगी क्या? क्योंकि लगातार आज उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसे साथ लेकर अगर कांग्रेस चलती है तो ही वो जीत हासिल कर सकती है, वरना नहीं। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष, चूंकि मुझे भी लगता है कि विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, देश को जरूरत है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस हार के लिए कांग्रेस भी काफी हद तक जिम्मेदार है। और कांग्रेस की यूनिफॉर्म पॉलिसी न होना, उनके यहाँ आपसी तालमेल न होना, एक तो आपस में दुनिया भर का रगड़ा झगड़ा होना, और जो और बड़े और कद्दावर नेता हैं हर जगह है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, आपको बिहार में तेजस्वी हैं, आपको हर जगह अच्छे अच्छे उनके पास नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में है, तो अब सब लोग, जैसे आपने महाराष्ट्र की बात कही, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, एक अगर कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट पॉलिसी बना के वो चलेंगे और उसमें सबों का सम्मान करके एक यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, तभी वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति में मुकाबला कर पाएंगे। ईवीएम का खेल हुआ नहीं हुआ वह अपनी जगह पे है, लेकिन चूक तो आपकी भी है। एक तो आपने वहां एक तो जहां होता है वहीं आप अपने लोगों को लड़ने का पूरा खुला अवसर दे देते हैं। आपको अपनी पार्टी पर नियंत्रण नहीं है, तो सबसे पहले तो पार्टी पर नियंत्रण करें ताकि एक सही संदेश जाए। अंत में यही होता है कि इनको कौन बनाएगा, इनके तो आपस में ही मतभेद है। दूसरा, ये सहयोगी दलों से तालमेल नहीं कर पाते हैं, आज तक इनका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। यदि तुलना में देखिए तो इनसे तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कई गुना बेहतर है कि वो जिसके साथ चिपक गई वो दोनों आपस में लगभग साथ चल रहे हैं, इन्हीं के रोज रगड़े हो रहे हैं। तो इन्हें अगर चुनाव लड़ना है, मुकाबला करना है और जीतना है, जो आपने शब्द कहा कि जीतने वाले की ही महानता मानी जाती है, उसी की प्रभुता होती है, तो जीतना है तो आपको साथ रहना पड़ेगा और एक स्थायी तालमेल करना पड़ेगा। कुछ गिव एंड टेक को बोलते हैं, वो करना पड़ेगा। सीट किसी और को दे दिया होता, जो भी है, जिसके जो है, आम आदमी पार्टी को दिया होता, आपका 2% आम आदमी पार्टी काट के ले गई, आपकी स्थिति खराब हो गई, आप जीत रहे थे। और थोड़े से तो तालमेल जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना और अंत तक सुदृढ़ रहना। कल केजरीवाल जी ने एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि यदि चुनावी रणनीति में किसी को रहना है तो उसको अंत तक सजग रहना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार से रिलैक्स जो ये हो जाते हैं नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर हम ये बात करते हैं कि किस तरह से बीजेपी अपने सारी प्लानिंग्स को लेकर के साथ चल रही है, चाहे उसमें साम दाम दंड भेद में सामने वाले की प्लानिंग में सेंध लगाना हो या ईवीएम की बात हो, ये तमाम चीज़ें हैं,
तो आपको लगता है कि ईवीएम भी उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसे कि लगातार सब लोग बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक ने भी आज ये बोला है कि ईवीएम जो है वो खेल किया है उसने, और अखिलेश यादव भी लगातार ईवीएम को लेकर के बोलते रहते हैं, और उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि ईवीएम को बरी किया जा सकता है, बल्कि वो ईवीएम को सबसे ज्यादा दोषी मानते हैं सिचुएशन में। तो ऐसे देखिए निश्चित रूप से ईवीएम तो शंका के घेरे में इसीलिए है, और कोई शक नहीं है, क्योंकि ईवीएम कुल मिला के एक मशीन है, और मशीन में अंत में कुछ नंबर्स होते हैं, कोई फिजिकल गिनती नहीं होती है किसने क्या कर दिया, किसने क्या खेल कर दिया, और वो कोई मानने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार के खेल होते हैं तमाम, तो यह तो बड़ा आसान सा खेल है, कितना भी वो चीख पुकार कर लें, इसमें कोई शक नहीं कि मैनुअल काउंटिंग दिन लगे, 2 दिन लगे, 7 दिन लगे, लेकिन मैनुअल काउंटिंग में शंका की गुंजाइश कम है। यहाँ तो एक झटके में खेल करने का, खेल होने की पूर्ण संभावना है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बार किसी को मिल गया सर्टिफिकेट तो मिल गया तो अपना घूमते रहिए, आप अपना कोर्ट मुकदमा करते रहिए। तो ये जो ईवीएम है वह निश्चित रूप से इस समय भाजपा का एक बड़ा हथियार हो गया, ऐसा दिखता है। जी, यानी कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि इस वक्त बीजेपी की जीत को, क्योंकि लोकतंत्र में जिसको सर्टिफिकेट मिल गया वो जीता हुआ है, ये मान करके चला जाता है, और वही सच है। लेकिन वो सर्टिफिकेट लाने तक के भी कई तरह के दाव जो है वो खेले जाते हैं, और वो सब तस्वीरें सामने हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस की गलतियां इससे छिप नहीं जाती हैं। कांग्रेस अगर एक बार फिर से इसी तरह की गलतियां करेगी तो जाहिर है कि बड़े आराम से सजी हुई थाली का स्वाद कोई और ही ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमिताभ सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।